हेलो। हाय एवरीवन। देखिए, लास्ट के अंदर जो हमने 12th क्लास के टॉपिक को छोड़ा था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसिडर करते हैं। अब रीज़न क्या है कि हम क्यों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं? उसका देखो बहुत सिंपल सा रीज़न है। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर पेरेंट, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या हम सिंपल भाषा में कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही बच्चे पैदा करता है किसी और की इन्वॉल्वमेंट विदाउट किसी और के इन्वॉल्वमेंट से, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या और सिंपल के अगर एक सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू ऑफ स्प्रिंग जर्मिनेट होती है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कि अगर एक सिंगल पेरेंट न्यू ऑफ स्प्रिंग जर्मिनेट कर सकता है तो जो वो रिप्रोड्यूस करेगा उस प्रोसीजर को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब ये वाली कंडीशन हमारे को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी दिखाई दी जाती है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी देखो मेल और फीमेल वाला सिस्टम होता है कि उनके अंदर भी कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं। तो जो मेल और फीमेल की कॉम्बिनेशन की वजह से अगर न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उसे तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बारे में हमारे को डिटेल के अंदर पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब हम उसको छोड़ देते हैं। अगर एक प्लांट कैपेबल होता है अपनी न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेक्स्ट प्लांट या अनदर प्लांट, सो उस प्लांट की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या हम उसे अच्छे तरीके से एक न्यू टर्म देते हैं, उसका नाम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी वजह से ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो किसी और पेरेंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि इसी वजह से हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होती है? जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रोसीजर से होती है। जैसे बडिंग वगैरह, वहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं या अलग एक स्ट्रक्चर अराइज होती है। तो प्लांट के अंदर भी ऐसी क्या कोई चीज़ें स्ट्रक्चर अराइज होती है जो न्यू प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ ऑफ कोर्स प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो न्यू प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर काम आती है या ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाती है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिन स्ट्रक्चर से, जिन प्लांट की स्ट्रक्चर्स की वजह से हो पाती है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स कहते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर देखो रूट, शूट, स्टेम्स, कोई भी पार्ट हो सकता है और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स कहते हैं। इन पार्ट की शेप्स अलग होती है, स्ट्रक्चर्स अलग होती है या इनों की जर्मिनेशन अलग होती है। क्या वो एरियल पार्ट है या अंडरग्राउंड पार्ट है, उस हिसाब से हम उन्हें, या उनकी स्ट्रक्चर कैसी है उन हिसाब से हम उनका अलग अलग नेम रख देते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स ज़्यादातर कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है? देखो एक होता है र्यूनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स कहते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, या हम सिंपली के न्यू प्लांटलेट्स को या न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट होने में ये हेल्प करती है। जैसे एग्जाम्पल आपको देखो मैं बताऊँ, पोटैटो जो हमारे घर के अंदर पड़ा होता है ह्यूमिडिटी के अंदर, या अगर हम उनको उसको अच्छे तरीके से या अच्छी जगह पर नहीं रखते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के अंदर, वो बेसिकली क्या करता है, वहाँ पर जो पोटैटो की आई होती है जिसे अपन आई बर्ड्स भी कहते हैं, वहाँ से देखो एक न्यू लीफ अराइज हो जाती है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देती है। अगर अपन उसी पोटैटो को ज़मीन के अंदर, अगर अपन सोइल के अंदर डाल दे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद में न्यू पोटैटो का प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो पोटैटो का वो वाला पार्ट जहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट हुआ है, जो हमारे को पता है, जो आई शेप, या हम जनरली कॉमन लैंग्वेज में आई बोलते हैं, या हम जनरल सिंपली हम क्या कह सकते हैं? आई बर्ड्स कह सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर के क्या है, उसी स्ट्रक्चर से देखो पोटैटो का क्या हुआ? न्यू प्लांट जर्मिनेट हो पाया, ना तो कोई रिप्रोडक्शन हुई ना तो कुछ और हुआ। तो उसी वजह से अपन उसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। तो पोटैटो की जर्मिनेशन कहाँ से होती है? ट्यूबर की वजह से पोटैटो की जर्मिनेशन होती है। तो ये वाला एग्जांपल है। तो ट्यूबर बेसिकली कौन सी चीज़ को जर्मिनेट करता है? पोटैटो को जर्मिनेट करता है।
या हम उसे आई बर्ड्स भी कह सकते हैं। सेम तरीके से देखो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्लांट के अंदर पाई जाती है और जो रेस्पॉन्सिबल होती है न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए। पोटैटो देखिए एक सीड नहीं है, पोटैटो एक स्टेम का ही टाइप है, मगर वो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी वजह से अपन उसे क्या जो इसी वजह से उसी स्टेम के अंदर न्यू प्लांट लेट अराइज हो जाती है। तो अगर स्टेम से देखो न्यू प्लांट अराइज हो रहा है तो इसी वजह से उसे अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेम तरीके से जिंजर और बनाना के अंदर देखिए, बनाना हम खाते हैं उसके कोई सीड्स वगैरह हमारे को नहीं दिखाई दे देते हैं। सेम तरीके से जिंजर जो अदरक हम जैसे कहते हैं उसके भी कोई सीड्स नहीं होते, उनकी भी रिप्रोडक्शन उनके वेजिटेटिव पार्ट से ही होती है, इसी वजह से उसे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिन पार्ट से न्यू एक बनाना से न्यू बनाना अराइज हो सकता है, या जिंजर के ऐसा वाला पार्ट जिससे न्यू जिंजर का प्लांट अराइज हो सकता है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक न्यू बनाना या जिंजर प्रोड्यूस हो सकती है। आपने देखो अदरक तो देखी होगी घर के अंदर। अब अगर जो बाज़ार से लेके आते हैं, अगर अपन उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग को अगर अपन रफ़ नहीं करते, उतारते नहीं हैं, तो आउटरमोस्ट कवरिंग के अंदर आपको देखो एक लाइन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, और पास में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। तो उन्हीं बर्ड्स से बेसिकली रूट्स अराइज होंगे और एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो पाएगा, तो इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। सेम तरीके से हमारे बुक के अंदर देखो एक आपको स्ट्रक्चर दी होगी, जस्ट लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होगी। इस तरीके की देखो एक स्ट्रक्चर हमारे बुक के अंदर दी हुई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बल्ब कहते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होती है न्यू प्लांट की जर्मिनेट होने के लिए। और ये किसके अंदर देखी जाती है, एगेव के अंदर। एगेव की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किस कारण हो पाती है, बल्ब के कारण हो पाती है, उसे अपन बुलबुल भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसके लीव्स, जो हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, जो उनके लीव्स या उस प्लांट के लीव ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए। अगर उसी प्लांट के लीव गिर जाते हैं नीचे और मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सोयल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर ह्यूमिडिटी और अच्छा टेम्परेचर अगर उन्हें रेस्पॉन्सिबल जो चाहिए, अगर वो टेम्परेचर मिल जाता है, तो उसी लीव से क्या हो जाते हैं, न्यू रूट्स अराइज हो जाते हैं, और न्यू रूट्स के रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए। तो जो ब्रायोफाइलम होता है वो लीव से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो अपन उस लीफ पार्ट्स को क्या कहते हैं, लीफ बर्ड्स कहते हैं। और ये लीफ बर्ड्स को किस तरीके के होते हैं, एडवेंटेनियस बर्ड्स होते हैं, जो लीव के नोचिस से अराइज होते हैं। नोचिस का मतलब उसके आउटर मोस्ट, जनरली आउटर मोस्ट पार्ट से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बताऊँ, इसका भी देखो बुक के अंदर अच्छे तरीके से डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो। देखो इस तरीके की लीफ, अगर इस तरीके की लीफ है तो लीफ के आउटर मोस्ट पार्ट से ऐसे क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जैसे यहाँ से। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लीफ बर्ड्स कहते हैं। जो लीफ बर्ड्स वाला पोर्शन होता है जिससे न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स जर्मिनेट हो सकता है। सेम तरीके से देखो वाटर हाइसिन्थ और पिस्टिया, ये जैसे अपन पिस्टिया का देखो एक कॉमन नेम है वाटर लेट्यूस। ये दोनों प्लांट बेसिकली जिस स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस होते हैं, और उन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, ऑफसेट्स कहते हैं। और उन्हें उन वेजिटेटिव प्रोपेगल से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम क्या है, ऑफसेट होता है। ये वाला देखो 4th नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के अकॉर्डिंग भी और आपके CBSE या RBSE के अकॉर्डिंग। मगर नीट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि पिस्टिया वाटर लेट्यूस या वाटर हाइसिन्थ दोनों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प या किस वेजिटेटिव प्रोपेगल्स के कारण होती है। 3-4 आपको आंसर दिए होंगे, उसके अंदर राइट आंसर क्या होता है, ऑफसेट होता है। तो ऑफसेट एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर हाइसिन्थ के अंदर और पिस्टिया के अंदर न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए, या ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट होने के लिए। अब देखो वाटर हाइसिन्थ और पिस्टिया के बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वाटर हाइसिन्थ बेसिकली इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ियों के अंदर लगाया गया था। ये किसी और देश से इंपोर्ट किया गया था। क्योंकि इसके फ्लावर्स के कारण ही इसको इंपोर्ट किया गया था, उसके फ्लावर्स की शेप्स के कारण।
मगर सबसे ख़राब बात क्या थी कि हमारे को तो पता नहीं था जब हमने इंपोर्ट किया, मगर इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही हमने वाटर बॉडीज़ के अंदर लगाया तो ये कुछ दिनों के बाद में पूरी वाटर बॉडीज़ के अंदर फैल गया। और फैला क्यों? क्योंकि सबसे इसकी मतलब फैला इस वजह से क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन का जो टाइप था वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप का था। ये ऑफ सेट से ये क्या करता था, रिप्रोड्यूस करता था। तो इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्या हो गया, फैल गया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं कंपेयर टू द एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सिंपलेस्ट प्रोसीजर होते हैं। तो इसी वजह से ये पूरे वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर फैल गया। अभी हमको बताएं जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है, सेम तरीके से कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व होती है। जो रेस्पॉन्सिबल होती है वाटर के अंदर जो रहने वाले जो एक्वेटिक हमारे एनिमल्स होते हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के अंदर हमेशा ऑक्सीजन की ही नीडेड पड़ती है। तो अभी वाटर बॉडीज़ के अंदर जैसे ही वाटर हाइसिनिक ग्रो होने लगा तो उसने क्या किया, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन थी उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। इसकी वजह से वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट थी वो कम हो गई और इसी कारण बहुत ज़्यादा फिशेज़ की और बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स की वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होने लगी, डेथ होने लगी। और इसी कारण हमारे को क्या करना पड़ा, वाटर हाइसिनिक के खिलाफ एक्शन उठाना पड़ा और इसको रिमूव कर दिया गया। सेम तरीके से पिस्टिया भी ऐसे के ऐसे ही जल्दी ही वाटर बॉडीज़ के अंदर फैल जाता है। रीज़न क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ऑफ सेट की वजह से। और ये इसे हम वाटर फ्लोटिंग प्लांट भी कहते हैं, मतलब ये पानी के अंदर तैरता हुआ प्लांट है, एक जगह के ऊपर रुका हुआ नहीं होता। क्यों? इसकी इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है, किसी भी एक जगह के ऊपर अटैच नहीं होती। इसी वजह से ये वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अब इन प्लांट्स को निकालने किस तरीके से निकालते हैं ये आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना कि अगर इन द केस अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर ये दोनों प्लांट अगर जर्मिनेट हो जाता है, इनमें से कोई एक प्लांट जर्मिनेट हो पाता है, तो हम किसकी वजह से या किस ऐसा कौन सा मेथड होगा जो अप्लाई करने की वजह से हम इनको उन वाटर बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। और फाइंड करके कमेंट के अंदर बताना कि सर ये वाला मेथड होगा। अगर नहीं आता तो फिर बाद में मैं बता दूँगा। अब देखिए नेक्स्ट है, देखो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टॉपिक है, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंट, आपको पता होगा फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, पीसीस होते हैं। अगर कोई भी प्लांट की बॉडी पीसीस के अंदर टूट जाए और फिर वो जो जितने पीसीस के अंदर टूटी है वो पीसीस रेस्पॉन्सिबल हो न्यू प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए, तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये सपोज करो एक ये प्लांट की बॉडी है, किसी कारण बाय एक्सीडेंट बाय कुछ भी हुआ, नेचुरल वे से नहीं, चाहे वो नेचुरल वे हो चाहे वो नेचुरल वे नहीं हो, ज़्यादातर इनों के अंदर एक्सीडेंट ही हम सपोज करते हैं कि किसी एक्सीडेंट के कारण, चाहे वो नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, ये प्लांट की बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूट गई। अब ये दोनों प्लांट के पार्ट्स रेस्पॉन्सिबल हो कि इससे भी अभी न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाए और इससे भी न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाए। अब जो ये दो पार्ट्स के अंदर टूटी है इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट या पीसीस कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए। तो इस वजह से इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। अब देखिए उसके बाद देखो जो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है। हमने देखो कल पीछे हमने पढ़ा था बडिंग के अंदर भी क्या आ रहा था, हाइड्रा, और फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी क्या आ रहा था, हाइड्रा आ रहा था। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नीट, क्योंकि नीट के अंदर ज़्यादातर इस वाले चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपको वो बोलेंगे कि फ्रेगमेंटेशन किस ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है, 3-4 प्लांट देंगे। तो बेसिकली हाइड्रा के अंदर दोनों देखी जाती है, फ्रेगमेंटेशन भी देखी जाती है और बडिंग भी देखी जाती है। कैसे बड भी नहीं होता है, अगर हाइड्रा की बॉडी टूट गई तो वो भी दोनों बॉडी के पार्ट्स उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू प्लांट को या न्यू हाइड्रा को या न्यू एडल्ट हाइड्रा को अराइज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ देखो जो हमने पढ़ी है जिंजर और बनाना, ये वाला भी एग्जाम्पल जो राइजोम के अंदर देखा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द नीट के हिसाब से। ज़्यादातर नीट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से ही आते हैं। अब जनरल पॉइंट्स क्या है, कुछ 2-3 पॉइंट्स है हमारी इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर। यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद में हमारे को पूरे 12th के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना है और कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर इवोल्यूशन को छोड़कर सारी चीज़ें उसके बारे में ही पढ़नी है। अब देखो 1-2 पॉइंट्स क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दालिया, इन प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो न्यू प्लांट अराइज होता है वो उनके मॉडिफाइड स्टेम के पार्ट से अराइज होता है। उस पार्ट को हम जनरली क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। कि इन प्लांट के अंदर नोड एक स्टेम का पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू प्लांटलेट्स को अराइज होने में। जैसे
हमने पोटैटो का एग्जाम्पल उठाया। पोटैटो मैंने क्या बोला कि पोटैटो एक सीड नहीं होता, वो एक स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का पोर्शन होता है, और उसी स्टेम से क्या होता है, न्यू नोड्स होते हैं, उन्हीं नोड्स से बेसिकली ट्यूबर, उस नोड्स के पोर्शन से हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर कहते हैं, और उसी ट्यूबर के पोर्शन से न्यू प्लांटलेट राइज हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर, ज़्यादातर कंफ्यूजन नहीं देते नीट वाले। अगर आपको ऐसे बोले कि पोटैटो की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, तो वो आपको एग्जाम्पल के अंदर जो राइट आंसर होंगे उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, या कोई भी राइजोम बोलेंगे, और ऑफसेट बोलेंगे, और एक क्या दे देंगे, ट्यूबर दे देंगे। तो आपको किसके ऊपर, ट्यूबर के ऊपर ही क्लिक करना है। अब ट्यूबर बेसिकली उसकी जर्मिनेशन कहाँ से होती है, नोड से जर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट से देखो लास्ट वाला है कि जब ये जो नोड्स होती है, या नोड से जो न्यू स्ट्रक्चराइज होती है, जैसे ट्यूबर हमने कहा, जैसे हमने जिंजर की केस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, राइजोम कह रहे हैं, कि ये वाली स्ट्रक्चर जब भी ह्यूमिडिटी के एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, या सोइल के कांटेक्ट में आ जाती है, तो इन्हीं पोर्शन से न्यू प्लांटलेट राइज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो न्यू प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस तरीके की है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। और हमेशा याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करते हैं। कुछ फ़ायदे भी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कंपेरेटिवली। अगर अपन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के अंदर डिफरेंस करें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोर बेनिफिशियल है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये है एसेक्सुअल का ही टाइप, क्योंकि दोनों के अंदर एक सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को अराइज होने की कैपेबिलिटी रखता है। मगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक्स के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है। इसी कारण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेरेटिवली टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमारे आजकल के टाइम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा फार्मर्स यूज़ करते हैं न्यू प्लांट्स को अराइज होने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे सपोज़ करो मेरे को मैंगो प्लांट से या लेमन के प्लांट से मेरे को एक न्यू लेमन का प्लांट अराइज करवाना है। अगर मैं लेमन के सीड को मैं क्या करवाता हूँ, ग्रो करवाता हूँ सोइल के अंदर, तो मेरे को टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब वेट करना पड़ेगा 3 साल 4 साल 5 साल। उसके बाद में वो लेमन ट्री अपनी अच्छे तरीके से अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन करेगा और लेमन के मेरे को लेमन देगा, ठीक है। मगर अभी जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जैसे उन का पार्ट है, उसी के पार्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, जैसे उसी पार्ट को काट देते हैं, उसी के ब्रांचेस को काटते हैं, उसी ब्रांचेस से हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट को राइज हो जाते हैं। फिर उनकी ब्रांचेस हमारे को विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर की वजह से हमारे को न्यू लेमन दे देते हैं। तो यही रीज़न है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ज़्यादातर फार्मर्स भी यूज़ करते हैं, और फाइनेंशियली भी ये हमारे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो गुड बाय, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।